नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सहरसा से बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल एजेंसी के कर्मचारी से लूट की घटना हुई है। गोली मारकर 7 लाख रुपए लूटे गए हैं और बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दी और गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल को सदर थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मोबाइल एजेंसी के कर्मचारी से लूट की गई है और उसे गोली मार दी गई है। 7 लाख रुपयों की लूट हुई है और बड़ी खबर इस वक्त की कि अभी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इलाज जारी है और यह सदर थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की घटना है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया भी जाते हैं, सिटी ब्रांच भी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कैश जमा करने जा रहे थे कि टर्निंग पे 4 लड़का आया, बैग छीनने नहीं दिया तो गोली मार के बैग छीन के भाग गया। कितना कैश था उसमें? 7 लाख। कितने की संख्या में थे अपराधी? 4 की संख्या में। सभी पास हथियार था? हथियार तो एक निकाला था सर। और बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां यूको बैंक की शाखा में लूट की घटना घटी है। चेरिया बरियारपुर शाखा में लूट की घटना हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की बेगूसराय से, जहां यूको बैंक की शाखा में लूट की घटना हुई। चेरिया बरियारपुर शाखा में लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। दिन दहाड़े नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया है। 5 मोटरसाइकिल से 6-7 नकाबपोश अपराधी आया। बजाते गलमोची मास्क के ऊपर से लगाए हुए था। बैंक के अंदर घुसा। कोई लोग जो बाहर में कुछ लोग था उसको फील भी नहीं हुआ। अंदर में जो कस्टमर था उसको भी लगा जाए कभी इस तरह घटना यहाँ घटी नहीं थी। तो लोग अंदर में जाने के बाद गेट बंद कर दिया। गन पॉइंट पर सब जो कस्टमर बैंक का था उसको भी ले लिया। बैंक के सभी पदाधिकारी कर्मचारी को ले लिया। कैशियर को मारा पीटा, फिर चाबी ले लिया। खजाना में जो रुपया था निकाल के बोरा में बंद करके लेकर के मोटरसाइकिल से भाग गया। करीब 12-12 के बीच में यहाँ अकोपुर स्थित यूको बैंक में एक लूट की घटना की सूचना मिली थी। उसका सत्यापन किया गया और उसमें करीब अभी एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पा रहे हैं लोग, लेकिन 585 से 6 के बीच में अमाउंट होने की संभावना है। अभी तक जो फुटेज देखे हैं उसमें 4 अपराधी अंदर घुसे हैं और 1 अपराधी बाहर बाइक पे दिख रहा है और उनके पलायन की दिशा में हम लोग आगे टीम्स भी भेजे हुए हैं। हम लोग इसकी तुरंत उद्भेदन और गिरफ्तारी रिकवरी जल्द से जल्द कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। उधर सीतामढ़ी के मेजरगंज के क्वारी गांव में जो पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। लोगों ने पूरी वारदात पर अपनी जुबान खोल दी है। मेजरगंज मुठभेड़ पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। 24 फरवरी को सीतामढ़ी के मेजरगंज का यह वही कुंवारी गांव है जहां शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। आज एक एक कर बेनकाब होंगे साजिशकर्ता। अभिषेक लड़का जो अंदर घुसा ना, उसके बाद हम खाना लेके जब बाहर में बैठे थे तो उनको जाते समय फायरिंग होने लगा। सुनिए दारोगा दिनेश राम को किसने दिया दगा। अंदर के गद्दारों से, जिसने बिकरू 2 कांड होने से बच गया। यहाँ जो लोग दगाबाजी किए साथ में आए और यहाँ जाके पीछे हट गए। क्यों भागने लगे जेएसआई रजा अहमद। हकीकत जानकर होश उड़ जाएंगे। नहीं, बीएमपी वाला को बोला मिंटू सर गोली चलाइए, तो हम किसके आदेश पे चलाए? तो राजेवरा पीछे से बोला कि वो चौकीदार है। राजेवरा बोला कि चौकीदार है। राजेवरा कितने देर के बाद घटना स्थल पर पहुंचे? यहाँ पर तो हम लगभग लगता है कि आधा घंटा से के बाद आए। प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी, मुठभेड़ की कहानी। वो थे जो मुख्य दर्शक बने हुआ था, वह कोई चाहता तो उसको पकड़ लेता, मार देता गोली, लेकिन मिंटू कहा कि मारिए गोली, तो हम किसके आदेश होगा? तो आप सुने ही बात, हम अपने काम से। सीसीटीवी में थाना अध्यक्ष की हकीकत कैद। और जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सामने आया है, इस पूरे मामले में जो थाना अध्यक्ष है राजदेव प्रसाद, उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है कि आखिर जब थाना से सभी लोग साथ निकले तो वे पीछे कैसे रह गए। मेजरगंज मुठभेड़ पर मेजर खुलासा। तो सीतामढ़ी के मेजरगंज के क्वारी गांव में 24 फरवरी को मुठभेड़ में एक दारोगा की जान चली गई। न्यूज 18 की टीम ने मुठभेड़ का सच जानने की कोशिश की और पड़ताल में जो तस्वीरें सामने आई हैं
उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तारीख 24 फरवरी 2021। यही वो खौफ की तारीख है जिस दिन सीतामढ़ी जिले में मौत से कोहराम मचा था। शासन से प्रशासन तक हिल गया था। हर कोई खामोश आंखों से सच तलाश रहा था जो अब तक ओझल था। जगह मेजरगंज का क्वारी गांव। यही वो जगह है जहां शराब माफिया ने खाकी को खून से सराबोर कर दिया था। लोगों की जहन में डर पैदा कर दिया था। कोई जुबान खोलने को तैयार नहीं हो रहा था। एक हफ्ते बाद जब न्यूज 18 की टीम मौकाए वारदात पर पहुंचकर सच जानने की कोशिश की तो जो दिखा उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 24 फरवरी को सीतामढ़ी के मेजरगंज का यह वही कुंवारी गांव है जहां शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी और जिस मुठभेड़ में दारोगा दिनेश राम शहीद हो गए थे। आप देख सकते हैं यह घर वही है जहां अपराधियों के छिपे रहने का सूचना पुलिस को मिली थी और पुलिस की पूरी टीम थाने से निकली थी। लेकिन यह जो घटना स्थल है वहां पर सिर्फ दिनेश राम और 2 चौकीदार पहुंचे थे। बाकी जो पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष थे वो पीछे ही रह गए। और जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सामने आया है इस पूरे मामले में जो थानाध्यक्ष है राजदेव प्रसाद, उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। न्यूज 18 की पड़ताल में शहीद दारोगा दिनेश राम के काफिले में शामिल अधिकारियों और बीएमपी के जवानों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। तस्करों पर कार्रवाई के लिए मेजरगंज थाने से दारोगा दिनेश राम, चौकीदार लाल बाबू पासवान, चौकीदार मिंटू सिंह, जेएसआई रजा अहमद, 4 बीएमपी जवानों के साथ थानाध्यक्ष निकले। लेकिन सवाल यह है कि थानाध्यक्ष की गाड़ी क्वारी गांव की चौक पर ही क्यों रुक गई? देखे कि चौकीदार इस जगह बैठा था, थाना से फोन आया, कहा कि तू कहाँ है? तो हम चौके पर है, तो उसी जगह रहो। और बाद में तो आए मिंटू जी गाड़ू थे, 4 से 5-7 मिनट गाड़ी लगा इस जगह। और बाद उधर टेलर ईटा गिर रहा था, ईटा गिरा और बाद में उधर देख रहा था, इधर भी देखा। और बाद रुक के तब गए यहाँ से 5-7 मिनट के बाद जी। दरवाजे से देखे तो यहाँ हाथापाई हो रहा था, गोली चला रहा था, जो गोली लग नहीं रहा था। फिर दोबारा उसको बैक किया, फिर मारा, नहीं लगा। तब तक में दूसरा अथी जो है अपराधी आ गया। अच्छा। अपराधी आया तो उसको चाहा कि इसको टारगेट बना, तब तो पीछे दरोगा जी उसके बाद आ गए। कौन दरोगा? ये राजदेव राय। आज हाँ बीएमपी 2 थे जो मुख्य दर्शक बने हुआ था। जब थानाध्यक्ष को गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी तब वो घटनास्थल के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शराब तस्कर अपने नापाक साजिश में कामयाब हो चुके थे और दारोगा दिनेश राम लहूलुहान हो चुके थे। छोटा भाई ही हैं और हमको विशेष कुछ नहीं करना है। हमको जब भी थाना में पुलिस का कोई भी नौकरी करता है, चाहे सेना में, तो वो तो देश के लिए ही जीता है, देश के लिए मरता है, उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। अफसोस है अंदर के गद्दारों से, जिसने बिकरू 2 कांड होने से बच गया। यहाँ जो लोग दगाबाजी किए साथ में आए और यहाँ जाके पीछे हट गए। यहाँ जैसे कि अभी प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि चाहते तो गोली मार सकते थे, चाहते तो पकड़ भी सकते थे, इतने नजदीक थे। ये इससे थोड़ा तकलीफ होता है कि पुलिस आखिर चौकीदार का क्या, उसके पास न कोई आर्म्स होता है न कुछ होता है, वो कैसे क्या कर सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मौके पर मौजूद जेएसआई रजा अहमद अपराधियों से मुकाबला करने की बजाय भाग खड़े हुए। चौकीदार लाल बाबू पासवान को अपराधियों ने खदेड़कर गोली मार दी। मंटू जब डर के मारे भागने लगा तो अपराधियों ने उसे भी खदेड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि अगर थानाध्यक्ष राजदेव प्रसाद लेट नहीं होते तो दारोगा दिनेश राम शहीद नहीं होते और शराब तस्कर ढेर हो जाते। अंदर घुसा ना, उसके बाद हम खाना लेके जब बाहर में बैठे थे तो उनको जाते समय फायरिंग होने लगा। अच्छा। फायरिंग होने समय हम बाहर निकल के देख रहे हैं तो देखे सबको थाना वाला पुलिस वाला सब दौड़ रहा था। उसको आगे ये रंजन और मुकुल सब आगे वही खेतवा में पर्ती वाला खेत में। तो थानाध्यक्ष भी थे? पुलिस का जीप था यहाँ? हाँ, नहीं, बाइक से आए थे शेड्यूल ड्रेस में। और पुलिस का जीप नहीं था? नहीं था। पुलिस का जीप नहीं था, याद है आपको? कंफर्म? हाँ याद है, यही इतने ही हम। किस चीज से आए थे?
वो बाइक से आए थे। पहुंचे यहाँ पर तो हम लगभग लगता है कि आधा घंटा से के बाद आए हैं। मतलब आधा घंटा तक पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो रहा था, लगातार कुश्ती हो रही थी। आधा घंटा के बाद आवाज सुने कि उधर हुआ है, उसके आधा घंटा के बाद। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर जो थाना अध्यक्ष है वो चाहते तो अपराधी को पकड़ लेते, गोली मार सकते थे, कुछ कर सकते थे। तीन आदमी थे, तीनों आदमी पीछा कर सकते थे। बहुत चंद दूरी पर था ना, अपराधी बहुत नजदीक था, बहुत नजदीक मतलब 50 भी साथ नहीं दे रहा था, नहीं साथ दे रहा था। 50 उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है, आसानी से पकड़ा जा सकता। सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, उसमें थानाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। हालांकि खाना पूर्ति के लिए जिले के एसपी ने थानाध्यक्ष राजदेव प्रसाद को निलंबित तो कर दिया है, लेकिन खाकी पर लगे दाग साफ दिख रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और भागलपुर के कस्बा बादुयारा में आग लगने से 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। दोपहर में एक घर में खाना बनाने के दौरान आग लगी और हवा की वजह से तेजी से ये आग फैलती गई। पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने की स्थानीय लोगों ने कोशिश की, जो नाकाम रही, और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक सब कुछ राख हो चुका था। आग में झुलसने से 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई है। बंगाल में ममता बनर्जी को आरजेडी ने समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की और सोमवार को तेजस्वी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई थी। इसके बाद आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारने का फैसला किया। और आपको यह बताएं कि बिहार में आरजेडी के साथ लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। वहीं दोनों पार्टियां बंगाल में टीएमसी की विरोधी हैं। मान लीजिए कि प्रेजाइडिंग अफसर है और हम लोगों ने, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था, कल भी हम लोगों ने पार्टी की मीटिंग की है और सब लोगों ने स्वीकार किया कि जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, नेशनल प्रेसिडेंट आरजेडी लालू जी का होगा, उसको सब लोग जो है मानेंगे। और जो उनका निर्णय है, ममता जी से हमारी जब मुलाकात हुई तो हमने जो है स्पष्ट रूप से उनको कहा कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो आपको होगा। तो बिहार में हमारा लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है और जो लोकसभा का चुनाव हम लड़ते हैं वो कांग्रेस के साथ ही हमेशा लड़े हैं। अब अगर बात की जाए बंगाल की, तो यहाँ का जो सिचुएशन जो है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि बंगाल में जो है हम उनके साथ जाएं। अगर यही तरीका है तो आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि केरल में भी यूडीएफ, एलडीएफ यानी कांग्रेस और लेफ्ट जो है आमने सामने, लेकिन बंगाल में साथ हैं। और हम लोग सब लोग ही लाइट माइंडेड पार्टी हैं। बेहतर होता कि अगर सब लोग जो है मिलके चुनाव लड़ते तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम तो ये देखेंगे कि बीजेपी को कौन रोक सकता है, कौन हरा सकता है। तो ममता के साथ आरजेडी के जाने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी जानिए। दरअसल बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और बिहार में आरजेडी के साथ लेफ्ट पार्टियों का भी गठबंधन है। इसके अलावा बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों टीएमसी के खिलाफ हैं और एक राज्य में गठबंधन में, दूसरे राज्य में विरोध, कहीं साथ और कहीं कहीं नहीं। तो कुल मिलाकर इस बात पर सवाल उठ रहे हैं और सियासत पर उठ रहे जो सवाल हैं उस पर तेजस्वी ने अपनी सफाई दी है। खासकर भौगोलिक परिस्थितियों की बात की, राजनीतिक परिस्थितियों की बात की और उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो बंगाल में ममता को आरजेडी के समर्थन पर हम प्रवक्ता ने बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी को अपने सहयोगियों पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उनके बदले ममता को समर्थन दे रहे हैं। वहीं आरजेडी नेताओं ने दलील दी कि पहले भी सभी दल एक राज्य में साथ तो दूसरे राज्य में अलग होने की सियासत करते हैं, इनमें नया कुछ नहीं। जनता दल के नेता ने ममता बनर्जी को समर्थन देकर यह बात साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल को किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है, जिसका नतीजा है हम अनुरोध करते हैं कांग्रेस आला कमान से, लेफ्ट पार्टी के आला कमान से कि भाई साहब अगर आप लोगों को इज्जत बचानी है
तो ऐसे दल को महागठबंधन से बाहर कीजिए जो आप पर देश में कहीं भरोसा नहीं करता है। खुद के गए थे बंगाल और असम चुनाव लड़ने, लेकिन वहाँ के जनता का मिजाज इन्होंने देख लिया तो ममता बनर्जी के सामने घुटना टेक दिए। जिस तरीके से कांग्रेस को पिछलग्गू बनाना चाहती है और दूसरे जगहों पर कांग्रेस के लिए एक प्रेशर ग्रुप बिल्डिंग राजनीति करना चाहती है ताकि यहाँ बिहार में उनकी बार्गेनिंग की पोजीशन बेहतर रहे, कांग्रेस को वो घुटने टेक कर राजनीति करने के लिए बिहार में बाध्य कर सकें। इससे किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव की दुकान जरूर चलेगी। तेजस्वी यादव की आइडियोलॉजी साफ है, वो नीतीश कुमार जी की तरह नहीं है कि देश भर में सेकुलर छवि बनाते हैं, अब बिहार में कम्युनल पार्टी के साथ रहते हैं। तेजस्वी जी ने ऐसा नहीं किया, बिहार में भी सेकुलर के साथ हैं और बंगाल में भी सेकुलर के साथ हैं। हमारे साथ हैं या नहीं ये मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार जी की तरह प्रदेश में अलग अलग सिद्धांतों को वो अप्लाई नहीं करते हैं, एक सिद्धांत है। कभी बीजेपी भी जेडीयू अलग अलग लड़ती थी, झारखंड में सत्ता में साथ है लेकिन दूसरे राज्यों में तो उनका गठबंधन है नहीं। हम बिहार में कांग्रेस के साथ वामपंथी दलों के साथ हैं, लेकिन बाकी राज्यों की परिस्थितियां अलग है। हम चाहते हैं कि महागठबंधन बने, बीजेपी के खिलाफ सब एकजुट हो। और मधुबनी से बड़ी खबर, जहां स्कूल परिसर में कार ने 3 छात्रों को रौंद दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्कूल परिसर में कार ने 3 छात्रों को रौंदा है। एक छात्र की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। लोकहा +2 स्कूल में यह हादसा हुआ है। स्कूल परिसर में ड्राइविंग सीख रहा था कार सवार और एक कार सवार को स्थानीय लोगों ने पकड़ा है। तो ये वो गाड़ी है जिससे एक छात्र इसकी चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि एक बुरी तरह से घायल है और स्कूल परिसर में ही ड्राइविंग सीख रहा था कार से, तब यह गंभीर हादसा हुआ है। और अमित रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, तो ये घटना कैसे घटी? जब स्कूल परिसर है तो वहां पर कैसे इजाजत दी गई कि वहां कोई आकर कार की ट्रेनिंग ले, कार चलाने की सीखे? जी तो देखिए, सबसे बड़ा लोगों का गुस्सा इसको लेकर ही है वहाँ पर अभी जो लोग वहाँ पर जो आक्रोशित हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी वहाँ 9वीं की एग्जाम भी, जो बोर्ड एग्जाम है वो भी चल रहा था 9वीं क्लास का, और इसी दौरान दोपहर के वक्त में वो आगे से उसका जो बाउंड्री है वो मतलब गेट खुला हुआ था और कोई आदमी उससे आकर के वहाँ भी ये ड्राइविंग सीखना शुरू किया था। इसी दौरान अभी एक पाली की एग्जाम खत्म हुई थी, बच्चे वहाँ काफी संख्या में मैदान में थे और एक कार सवार था, वो उसकी मतलब गाड़ी ड्राइविंग सीख रहा था। इसी दौरान कुछ बच्चे कार की चपेट में आ गए और उसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चे बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिन्हें खुटौना पीएचसी में अभी फिलहाल एडमिट कराया गया है, लेकिन उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है और एक बच्चे की वहीं मौके पे मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और जो स्थानीय लोग हैं काफी ज्यादा सब आक्रोशित हैं। वहाँ थाने परिसर में सब रखकर वहाँ लोग काफी ज्यादा नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे पुलिस फिलहाल मौके पे पहुंची हुई है और लोगों को हालात पर काबू पाने की कोशिश चल रही है और ये परिजनों को समझा बुझाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग नाराज हैं। सबसे सवाल यही उठ रहा है कि प्रिंसिपल जो स्कूल का वो भी अभी मौके से गायब है। लोग ये मतलब सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी जब एग्जाम चल रहा था और फिर वो स्कूल का गेट क्यों नहीं बंद था और कोई बाहरी आदमी स्कूल के ग्राउंड में गाड़ी सीखने के लिए, वो भी जब जिस समय एग्जाम चल रहा है उस वक्त, ये बड़ा सवाल ये उठ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बच्चे की मौत हुई है जबकि दूसरा घायल है और स्कूल परिसर में गाड़ी कैसे पहुंच गई, कैसे भीतर घुसी, ये भी अभी जांच के दायरे में है। स्कूल के प्रिंसिपल कहां हैं, उन्हें भी तलाशा जा रहा है ताकि उनसे भी बातचीत की जाएगी। और जो परीक्षाएं चल रही थी वहां पर तमाम छात्रों की भीड़ थी, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने की इजाजत कैसे मिली, ये भी सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बिहार में इलेक्ट्रिक बसों की सफर की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से लोगों को सुविधा तो मिलेगी, प्रदूषण भी कम होगा। अब ना तो धूल धक्कड़, ना धुआं और ना खटपट की आवाज। अगर आप बिहार में हैं और आपके बगल से बिना किसी शोर के कोई बस गुजर जाए तो चौंकिएगा मत, ये इलेक्ट्रिक बस है जी, जो अब बिहार की सड़कों पर फर्राटे भरने वाली। प्रदूषण रहित इस सफर की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर की। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं,
लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा, ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज। 25 इलेक्ट्रिक बस के साथ बिहार में इस योजना की शुरुआत हुई है। 12 बसें आ चुकी हैं, जल्द ही 13 और बसें आएंगी। विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उसी इलेक्ट्रिक बस से। पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि विधानसभा कैंपस में देखिए उसी इलेक्ट्रिक बस से यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सजाया गया है पूरी तरह से इस बस को। पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक बस है, 25 बसें आनी है, 12 बस का परिचालन शुरू हो गया है और 13 बस आएंगे और जितना सक्सेस होते जाएगा उतना ही आगे और बसें आती। बिहार के लोगों के लिए प्रदूषण मुक्त ये सफर काफी सुहाना होने वाला है, जिसका फायदा राज्य के सभी 38 जिलों के लोगों को मिलेगा। इन एसी इलेक्ट्रिक बसों में 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एक बाहर और 2 अंदर। बस में पैनिक बटन है, चार्जिंग पॉइंट है, साथ ही बसों में फायर फाइटिंग का सामान भी है। पटना के लोगों ने इलेक्ट्रिक बस से यात्रा की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जेडी वुमेन्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं उन्हें आज यह मौका दिया गया है सिंबॉलिक तौर पर। करें, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऐसे बस में आज पहली बार मैं बैठ रही हूँ। ये सर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस और इसमें हमें सीसीटीवी की भी सुविधा दी गई है, तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अत्यधिक सुरक्षित है। और हम स्टूडेंट्स के लिए पॉल्यूशन फ्री, पटना में भी पॉल्यूशन फ्री जैसी चीजें लाना ये बहुत ही बड़ा पहल है। तो हम लोग इसके लिए अपने मुख्यमंत्री का बहुत ही अत्यधिक शुक्रिया अदा करते हैं। देश की राजधानी में अभी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत नहीं हुई है। देश के कुछ राज्यों में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें जरूर चल रही हैं, लेकिन राज्य की राजधानी से तमाम जिलों तक प्रदूषण मुक्त सफर की शुरुआत कर बिहार ने बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।